अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोस के हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स 15 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। इस बीच आपके पास लास्ट का एक महीना बचा है। अब इस एक महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा यहाँ पे बने, क्योंकि मेहनत तो करनी है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस के एनुअल एग्जाम्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप क्लास 10th के बच्चे हों, क्लास 11th के हों या 12th के हों, किसी भी स्ट्रीम से हों, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देख लेना। ठीक, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाला है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, आपके जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पे 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बीच आज यहाँ पे 13th जनवरी है। तो आपके पास लगभग यहाँ पे मोटा एक महीने का यहाँ पे टाइम बचा है। उसके बाद आपके जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो एक महीना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये एक महीना काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपको इस महीने में जीरो से स्टार्ट करना है। आपने ऑलरेडी जो है वो अपना सिलेबस मैक्सिमम कवर किया होगा, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का आपने 100% कवर किया होगा। और मे भी अगर किसी का आपको 1 यूनिट 2 यूनिट, आधा टॉपिक 2 टॉपिक 4 टॉपिक अगर आपके छूट भी गए हैं, वो आपके आसानी से इस महीने में यहाँ पे कवर हो जाएंगे। साथ में आपका रिविजन भी अच्छा खासा यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हुआ होगा पढ़ते पढ़ते, आपको काफ़ी टाइम हुआ होगा मेहनत करते हुए। ऐसा नहीं है कि आप अभी से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो। साथ में दूसरी बात को आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि आप सिंपल बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप कोई बड़ा एग्जाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जा रहे हो, या आप पीएचडी नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आप लोगों को जो है वो उतना ही रेलेवेंट पढ़ना है जो आपके बोर्ड में काम आ जाएगा। दूसरी बात आपको ये भी अपने दिमाग में बिठानी है कि आपको 20 मार्क्स जो होंगे वो अपने स्कूल से भी दिए जाएंगे, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह होंगे। साथ में जो मेडिकल वाले या 11th 12th वाले बच्चे होंगे, उनको कुछ सब्जेक्ट्स के 30 मार्क्स भी जो वो प्रैक्टिकल इंटरनल एक्सटर्नल के दिए जाएंगे। उसमें क्या, उससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट के अगर आपके 20 मार्क्स इंटरनल एक्सटर्नल के हैं, तो 20 में से स्कूल वाले आपको 17-18 दे ही देते, 16-17 तो डेफिनेटली दे ही देंगे, उससे कम वो लोग देते नहीं हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो परसेंटेज होगी वो अच्छी खासी यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी। और दूसरी बात का भी आप ध्यान रख लेना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक, आप कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम नहीं दे रहे हो, या आप पीएचडी नहीं कर रहे हो कि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप उसको डिटेल में जाके पढ़ोगे। उतना आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, आपने हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क हम करेंगे, अच्छा खासा स्कोर बनेगा हमारा। हार्ड वर्क अगर हम करते ही रहेंगे, उससे हमें जो वो कुछ लिमिटेड चीज़ों पे जो वो अच्छी खासी नॉलेज रहेगी। हमें जो वो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें पूरे जो 4 सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स हैं, हमें सभी के सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे फोकस रखना है। सभी के सभी सब्जेक्ट्स पे हमें यहाँ पे ध्यान रख लेना। और तीसरी बात आप ये भी दिमाग में बिठा लेना कि जो जेके बोस के आपके पेपर्स आते हैं या बोर्ड के जो आपके पेपर्स आते हैं, वो उतने हाई लेवल के या उतने डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते हैं। आप पिछले 2-3 सालों के पेपर उठा के अगर अभी देख लोगे, आप उन पेपर्स में से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, और ये बात भी आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपके 20 के आसपास जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी काफी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके 3 मार्क्स वाले, और शॉर्ट आंसर टाइप आपके 2 मार्क्स या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स वाले, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले आ जाएंगे आपके। साथ में आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो उतने ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर होके जाना है। और इस बात का भी दिमाग में बिठा लेना कि पेपर डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता है, तो इन चीजों को लेके जो है वो बच्चे अक्सर डिमोटिवेट होते रहते हैं, अक्सर उनको जो है वो स्ट्रेस होता रहता है। तो आपने इस बात को दिमाग में बिठा के रख लेना है। ठीक, तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। देखो, आपके पास एक महीने का टाइम बचा है। इस महीने को अगर आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करके चलोगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा खासा स्कोर लेके आ जाओगे। और अगर इस महीने को आप वेस्ट कर लोगे, आप बस इस बात पे जो है वो सोचते रहोगे यार पेपर कैसा आएगा क्या आएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक, इस बात को आपने नहीं सोचना है कि पेपर क्या आएगा क्या नहीं आएगा कैसा आ जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। आपका जो टाइम है आप अपने हिसाब से 100% अपनी स्टडीज को दे दो। कम से कम 8 से 9 घंटे 10 घंटे आप जो है डेली रेगुलर की पढ़ाई यहाँ पे कर लो। डेफिनेटली आप लोगों का स्कोर जो होगा वो यहाँ पे अच्छा खासा बनेगा। उसके साथ साथ आप लोग जो है वो कोशिश करना, अगर आपको टाइम मिले तो मॉडल पेपर्स जो जेके बोस के हैं उनको भी कंसिडर करना। मॉडल पेपर्स को भी आप लोग देख लेना। मॉडल पेपर्स आपको जेके बोस की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे, स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर्स का आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेगा। तो आप एक बार अगर आपको टाइम मिले 1 घंटे 2 घंटे टाइम निकाल के अपने सभी सब्जेक्ट्स के जो मॉडल पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप उनकी जो है एनालिसिस अच्छी तरह से करना। उससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपके पेपर जो है वो
किस तरह से फ्रेम किए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में यहाँ पे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक, उससे क्या होगा कि आपको आइडिया एक लगेगा कि मुझे किस हिसाब से पढ़ना और किस हिसाब से पढ़ के मुझे जाना है। साथ में अगर अब जब आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो, कोई टॉपिक या कोई यूनिट ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसमें आपने कोशिश करी पढ़ने की या आपसे पढ़ा नहीं जा रहा या समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर आप अपना टाइम वेस्ट मत कर लो। उस यूनिट को या उस टॉपिक को बिल्कुल स्किप कर लो। ठीक, छोड़ दो उस टॉपिक को। एक टॉपिक, दो टॉपिक्स अगर आप छोड़ भी लोगे, उससे कोई इंपैक्ट आपकी परसेंटेज में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक्सर आपके आर पार्ट्स वगैरह भी आते हैं, मे भी उससे क्वेश्चन कोई पूछा ही ना गए। तो इसलिए हमें एक जगह स्टक होके नहीं रहना है। ठीक, हमें जो है वो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस यहाँ पे करके रख लेना। उसके बाद आप इस बात को भी दिमाग में बिठा लेना कि जब आपके पेपर चलेंगे, आपके पेपर्स में बीच में एक एक दो दो दिन की छुट्टी यहाँ पे होगी, उन एक या दो दिनों में आप लोग जो वो अच्छी तरह से रिवीजन, उस जो आपने पढ़ा होगा या जिसका रिवीजन आप इन एक महीने में कर लोगे, उसका रिवीजन भी आप कर लोगे, तो उससे भी आपका काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि बच्चे अक्सर स्ट्रेस लेते हैं, बच्चे अक्सर टेंशन लेते हैं, उससे क्या होता है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट जब बच्चा एक बार हो गया, वो कितना भी मेहनत करे, वो कितना भी कोशिश करे पढ़ने को, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता। ठीक, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी है। 20 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाएंगे, 20 में से 16-17 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। उसके बाद बाकी जो 70 या 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपको जब आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा स्कोर करके आ जाओगे। साथ में अगर आपका अभी सिलेबस छूटा है, आपने कोई सब्जेक्ट जिस पे आपने अच्छा खासा ध्यान नहीं दिया है, तो आप उस सब्जेक्ट को जो है वो पहले ध्यान रख लो, उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो। और जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको लग रहा है ज़्यादा, उसको कोशिश कर लेना कि आप मॉर्निंग में उठ के उस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करें। बाकी जो डे का रूटीन होता है वो आप अपने हिसाब से फ्रेम करें। देखो, अभी मैं आपको बोलूँगा, मैं उठता हूँ सुबह 5 बजे, मैं सुबह सवेरे पढ़ाई स्टार्ट कर लो, क्योंकि मुझे सुबह पढ़ने में मजा आता है। शाम नमाज पढ़ के मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक, कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जो मॉर्निंग में उठ नहीं पाता, मॉर्निंग में पढ़ नहीं पाता, वो इवनिंग में पढ़ता, रात के 12 बजे 1 बजे तक पढ़ पाता है। ठीक, इसलिए जो डे का रूटीन होता है वो आप लोग जो इधर उधर, या आपने देखा किसी का वीडियो, आपने देखा किसी का इंटरव्यू वगैरह देखा, वहां से आपने देख लिया स्टडी का रूटीन क्या है। अब उस किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, आप अपने आप को देखो जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ सकता है, 5 बजे उठ सकता है, 6 बजे उठ सकता है, तो आप उठो सुबह 6 बजे, 5 बजे, जितनी बजे आप उठ सकते हो पढ़ लो आप उसी हिसाब से। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाता है, ठीक, वो मॉर्निंग में जो वो 8 बजे उठ जाता, 7 बजे उठ जाता, 7:30 बजे उठ जाता, वो सवेरे नहीं उठ पाता है, तो भी टेंशन नहीं लेनी है। तो आप उठो, जितने बजे आप उठ पाते हो उतने बजे। अब लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जितने बजे उठ पाओगे आप दिन के 12 बजे उठोगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाते हो तो आप इवनिंग में वो 4 घंटे एक्स्ट्रा कर लो, और इवनिंग में या शाम को या रात में जो वो 12-1 बजे तक पढ़ लो, अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो। लेकिन अगर आप उठ पाते हो मॉर्निंग में तो अच्छी बात है, क्योंकि मॉर्निंग में इंसान फ्रेश होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपनी पढ़ाई को दे सकता है, डिस्टर्बेंसेस उसके पास नहीं होती हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से फ्रेम कर लो। फिर पढ़ाई में आप लोग जो वो 2 घंटे का एक जो वो आप मतलब क्लास ले लो, या 2 घंटे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, 2 घंटे या 1 घंटे का सब्जेक्ट पढ़ा, 10 मिनट आप उसके बाद ब्रेक ले लो, 10 मिनट में आप जो है वो रेस्ट कर लो आराम से। बाकी इधर उधर जो भी करना है 10 या 15 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर से आप 2 घंटे का एक जो है वो मतलब 2 घंटे की आप पढ़ाई कर लो, या 1 घंटे की आप पढ़ाई कर लो, फिर से 10 मिनट ब्रेक ले लो। उससे क्या होगा कि जब आप इसको इस तरीके से चलोगे ना, 2 घंटे पढ़ा, 20 मिनट ब्रेक ली, या 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक ली, उससे आपका माइंड फ्रेश होता है और आप ज़्यादा टाइम पढ़ पाओगे और आप पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर पाओगे। ठीक, तो रूटीन जो आपका डे का बनेगा वो आप अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको फ्रेम करके आप लोग चलेंगे। और एटलीस्ट आपको जो है वो 10 घंटे डेली के देने ही देने, क्योंकि ये 30 दिन जो है ये काफ़ी क्रूशल है। ये इन 30 दिनों को अगर आप अच्छी तरह से मेहनत कर लोगे तो अच्छा खासा स्कोर आप ले आओगे, अच्छा खासा स्कोर आपका बनेगा। हालांकि मार्क्स तो कहीं पे काम आते नहीं, अब हर जगह आपको एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन तो भी इंसान की एक रेपुटेशन रहती है अपने मोहल्ले में, अपने घर में, या अपने आस पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स वगैरह में जो वो एक अच्छी रेपुटेशन रहती है। बाकी मार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक, आगे चल के आप किसी भी फील्ड में जाओगे, आपको वहाँ पे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा। विदाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज डिप्लोमा कोर्सेज में भी एडमिशन नहीं मिलते हैं। ठीक, इस बात को भी आपने दिमाग में बिठा लेना। बाकी पढ़ लो, मेहनत कर लो, अच्छी तरह से मेहनत कर लोगे, मेहनत आप कर लोगे डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। टाइम वेस्ट कर लोगे तो फिर तो आपको पता ही है। ठीक, आगे चल के हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना।